Jai Hind everyone and welcome to the class 9th of biology. I am Dr. Vanna Sharma from Lala Jagdish Prasad Saraswati Vidya Mandir, मुजफ्फरनगर। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं वो कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। कोशिका जीवन की इकाई है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिका के बने हुए होते हैं। उनमें एक ही कोशिका द्वारा सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे कि अमीबा केवल सिंगल सेल का बना हुआ होता है और जितनी भी जैविक क्रियाएं जैसे पोषण है, लोकोमोशन गमन है या उत्सर्जन, ये सब सिंगल सेल द्वारा ही संपन्न होते हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें लाखों कोशिकाएं होती हैं और एक विशेष कार्य के लिए कोशिकाओं का एक समूह मिलजुल कर वो कार्य करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जो सेम एक ही कार्य को एक साथ करता है और ऐसी कोशिकाओं का समूह एक ही साथ स्थित होता है। इस प्रकार जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गति के लिए पेशी कोशिकाएं होती हैं, उनकी कुछ विशेषता होती है, उनमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है जिससे कि गति प्रदान होती है। इसी तरह विभिन्न पदार्थों के संवहन के लिए रक्त कार्य करता है। संवेदनाओं का वहन तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं, उनमें ऐसी स्पेशलिटी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में ही होती हैं। इससे क्या ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसी कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज का हमारा चैप्टर है ऊतक यानी टिश्यू। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन टिश्यू, दैट मीन्स ऊतक। यदि हम ऊतक को परिभाषित करना चाहें तो ऊतक को बहुत से सरल शब्दों में हम परिभाषित कर सकते हैं। उत्पत्ति, कार्य अथवा रचना में समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो या तो अपने ओरिजिन में या अपने फंक्शंस में या फिर स्ट्रक्चर में समान कोशिकाओं का बना हुआ हो, ऐसे समूह को टिश्यू कहते हैं। इन सभी में भी समानता हो सकती है। अब हमें देखना ये है कि जीवों में जैसे हमने पढ़ा है कि टिश्यूज होते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स क्या इनके ऊतक एक जैसे ही होते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी कार्यकी में, इनकी क्रियाशैली में, जैविक क्रियाओं को संपन्न होने की जो क्रिया है उनमें भिन्नता होती है। यदि पादप ऊतक की बात करते हैं, पादप एक स्थान पर स्थिर होते हैं, उनमें गमन नहीं होता है। तो ऐसे में इनके जो ऊतक होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो उन्हें सीधा एक स्थान पर खड़ा होने में सहायता करते हैं, उन्हें सहारा प्रदान करते हैं। ऐसे अधिकांश ऊतक उनमें पाए जाते हैं जो उन्हें सहारा प्रदान करते हैं। इस प्रकार के ऊतक प्राय मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, जबकि जंतुओं में जंतु अपने भोजन के लिए, आश्रय के लिए एक स्थान से आदि अन्य विभिन्न क्रियाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरित होते रहते हैं, विचरण करते हैं, तो उन्हें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार उनके ऊतक पौधों के ऊतक के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती हैं, जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, उनसे बने हुए जो ऊतक होते हैं उनमें संकुचित होने की और फैलने की क्षमता होती है जो उन्हें गति प्रदान करने में सहायता करती है। इसी तरह जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो संवेदनाओं का संवहन में सहायता करती हैं, वो संवेदनाओं की वाहक होती हैं। और रक्त जो है वो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। टोटली हम कह सकते हैं कि पादप ऊतक और जंतु ऊतकों की संरचनाओं में और उनकी क्रियाओं में डिफरेंस होता है। उनकी क्रियाओं के आधार पर ही उनकी बनावट भी अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पादप ऊतक के बारे में बात करेंगे। पादप ऊतक प्राय वृद्धि के आधार पर, क्योंकि पौधों में एक विशेषता होती है, जंतुओं में तो एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, लेकिन पौधों में आजीवन वृद्धि होती है। और वृद्धि के एक विशिष्ट क्षेत्र होते हैं, सभी क्षेत्रों में वृद्धि नहीं होती है। और वृद्धि होने का मतलब है कोशिकाओं में लगातार विभाजन होना। तो विभाजन की क्षमता के आधार पर पादप ऊतक
दो प्रकार के होते हैं, उन्हें मुख्य रूप से दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, जो पहला उसका प्रकार है वो है वृद्धि ऊतक या विभज्योतक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वृद्धि ऊतक वो ऊतक जो वृद्धि में सहायता करते हैं और केवल वृद्धि क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है वहीं होते हैं। इनको विभज्योतक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप ही वृद्धि होती है। सेकेंड, स्थायी ऊतक यानी परमानेंट ऊतक, जो कि वृद्धि ऊतक या विभज्योतक की कोशिकाओं के से ही बनते हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो वो स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृद्धि ऊतक के बारे में। वृद्धि ऊतक या विभज्योतक, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे ऊतक जो वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं, पौधों में विशिष्ट स्थान पर ही वृद्धि होती है, उसी क्षेत्र में ये ऊतक पाए जाते हैं। क्योंकि वृद्धि कोशिकाओं की संख्या में बढ़ने से होती है, इसीलिए इनमें कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है। इन ऊतक की विशेषता है कि इनमें लगातार विभाजन की क्षमता होती है। स्थिति के आधार पर इन ऊतक को निम्न प्रकार में विभाजित किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक है शीर्षस्थ विभज्योतक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये पौधे के शाखाओं, तने और जड़ के शीर्ष पर पाए जाने वाले ऊतक हैं। इस चित्र में यहाँ पर इसे मेंशन किया गया है कि तने का शीर्ष, शूट का किसी शीर्ष का भाग है, तो जो शीर्ष पर उपस्थित जो ऊतक होते हैं वो शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं। आपने किसी पौधे में देखा होगा, यदि हम किसी पौधे को देखते हैं तो पौधे के शीर्ष भाग पर ही नई पत्तियां निकलती रहती हैं, यानी कि उनमें उसी स्थान पर वृद्धि होती है विभज्योतक के कारण। और क्योंकि वो ऐसा ऊतक, विभज्योतक शीर्ष पर उपस्थित है, इसलिए उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड प्रकार है पार्श्वीय विभज्योतक, यानी कि लेटरल विभज्योतक। पार्श्व साइड का मतलब है बराबर की साइड में जो उपस्थित होता है। यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं जो परिधि में किनार, इनके बराबर वाली तरफ, दोनों तरफ यहाँ पर है इस तरह का ऊतक जो वृद्धि में सहायता करता है और साइड में उपस्थित होता है। इस प्रकार के ऊतक से, क्योंकि इसका एक प्रकार कैम्बियम यहाँ लिखा है, कैम्बियम की कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप तना और जड़ मोटाई में वृद्धि करती हैं। इस प्रकार की वृद्धि में, मोटाई वाली वृद्धि में ये वाला ऊतक सहायक होता है। जबकि शीर्षस्थ विभज्योतक जो शीर्ष पर है वो जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि करता है। लास्ट वन, अंतर्विष्ट विभज्योतक या इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। यह विभज्योतक तनों के, पत्तियों के आधार पर या फिर शाखाओं के निकलने वाले स्थान पर पर्व, या पत्तियों के निकलने वाले स्थान पर पर्व होते हैं, जिन्हें नोड्स भी कहते हैं। ऐसे स्थान पर, नोड्स पर या पर्वों पर ऐसे ऊतक उपस्थित होते हैं। ये ऊतक भी लंबाई में वृद्धि में सहायक होते हैं। ये पर्व की और जो इंटरनोड्स होते हैं उनकी लंबाई में वृद्धि करते हैं। जैसे कि तीनों ऊतक का मेन फंक्शन हम देख रहे हैं, वृद्धि करना है, और वृद्धि विभाजन के फलस्वरूप ही होती है, कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप ही होती है। इसलिए ये विभज्योतक अलग अलग स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के हुए। शीर्षस्थ विभज्योतक जो कि जड़ और तने के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं और उनकी लंबाई में वृद्धि में सहायक होते हैं। पार्श्वीय विभज्योतक जो बराबर वाले पार्श्व दिशाओं में पार्श्व स्थिति में होते हैं और जड़ तने की मोटाई में वृद्धि में सहायक होते हैं। और अंतर्विष्ट विभज्योतक जो कि तने, पत्तियों के आधार पर या पर्वों पर होते हैं और उनमें भी लंबाई में वृद्धि में सहायक होते हैं। इस प्रकार विभज्योतक जो हैं वो तीन प्रकार के हमने पढ़े। नेक्स्ट जो टाइप हमें पढ़ना है, विभज्योतक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनकी कोशिकाओं में जो विशेषताएं पाई जाती हैं उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। विभज्योतक की यानी वृद्धि ऊतक की, विभाजन करने योग्य ऊतक की कोशिकाओं में, इस ऊतक में विशेषताएं होती हैं जो निम्न प्रकार हैं। ये कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। यदि विभाजन करना है तो क्रियाशील होना आवश्यक है, तभी विभाजित होंगी। इस ऊतक की कोशिकाएं क्रियाशील होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में होता है। इनकी
कोशिका भित्ति पतली होती है और इनका केंद्रक स्पष्ट होता है और इनमें रसधानी अनुपस्थित होती है। रसधानी नहीं होगी तभी ही अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य अधिक होगा और तभी ये ज्यादा क्रियाशील होगी। ये विभज्योतक के गुण हैं। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का जो हमने ऊतक पढ़ना है वो है स्थायी ऊतक, दैट मीन्स परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक विभज्योतक से ही बनता है। विभज्योतक की जो कोशिकाएं पुरानी होती रहती हैं उनमें विभाजन की क्षमता नष्ट होती रहती है। विभाजन की क्षमता कुछ समय के लिए या तो खत्म हो जाती है या परमानेंटली उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और वो स्थायी ऊतक का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से बनी हुई जो कोशिकाओं से ऊतक बनता है वो स्थायी ऊतक कहलाता है। जो हम कह सकते हैं इसमें एक क्रिया है। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए जो कोशिकाओं के द्वारा, जो विभज्योतक की कोशिकाएं ही हो सकती हैं, उनके द्वारा स्थायी रूप और आकार ग्रहण करने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण के फलस्वरूप स्थायी ऊतक बनता है। विभज्योतक की कोशिकाओं का विशिष्ट कार्य करने के लिए अपने अपने कार्य के अनुसार ये विशेष रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर ये शब्द मिस्टेक हुआ है, इसके जगह यहाँ पर लिखना है स्थायी। स्थायी रूप धारण करती हैं और स्थायी आकार बना लेती हैं और उसी के अनुसार अपने कार्य के अनुसार ये रूप और आकार का ग्रहण करती हैं। इस क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी ऊतक, इस प्रकार से बने जो स्थायी ऊतक हैं वो अपनी रचना के आधार पर मुख्यतः दो भागों में विभाजित किए गए हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सरल स्थायी ऊतक, मीन्स सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये मुख्यतः तीन रूप में, तीन प्रकार के अपने कार्य के अनुसार तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मृदूतक या पेरेन्काइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक या इसको कोलेन्काइमा भी कहते हैं, और नेक्स्ट इज दृढ़ोतक या स्क्लेरेन्काइमा। वी विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन ऑफ दीज टिश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मृदूतक अथवा पेरेन्काइमा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मृदु मीन्स सॉफ्ट टिश्यूज वाला ये ऊतक है, सॉफ्ट सेल्स का बना हुआ ये टिश्यू है जिसे पेरेन्काइमा भी कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाओं की विशेषता, ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और कोशिकाओं के मध्य में रिक्त स्थान भी होता है। आप यहाँ पर इसका ये चित्र देख सकते हैं। ये मृदूतक का ट्रांसवर्स सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट है, जिसमें आप ये जो कोशिकाएं देख रहे हैं ये पतली भित्ति की बनी हुई हैं और बीच बीच में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा रिक्त स्थान भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कोशिकाओं के मध्य में रिक्त स्थान होता है और ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, यानी कि इनमें जो है लिविंग सेल्स के कार्य इसके अंदर संपन्न होते हैं। अब इनका कार्य क्या है? ये जल और भोजन को संग्रह करने का कार्य करती हैं। भोजन को और जल को के भंडारण का कार्य करती हैं। मृदूतक जो है कुछ अन्य रूप भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि एक ऊतक हमने यहाँ लिखा है हरित ऊतक, यानी इसको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट से बना है, क्लोरेन्काइमा। हरित ऊतक मीन्स हरा ऊतक। कुछ मृदूतक की कोशिकाओं में क्लोरोफिल के एकत्रित होने के कारण क्लोरेन्काइमा या हरित ऊतक का निर्माण होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही इसे हरित ऊतक कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। हरित ऊतक का कार्य प्रकाश संश्लेषण। इसी तरह जलीय पौधों में मृदूतक की कोशिकाओं के मध्य में, जो जलीय पौधे हैं उनमें मृदूतक की कोशिकाओं में के मध्य में बड़ी बड़ी वायु गुहिकाएं पाई जाती हैं और इन्हीं गुहिकाओं के कारण ही ये जो ऊतक है इन्हें उत्प्लावन बल प्रदान करता है, जो इस प्रकार के जलीय पौधों को तैरने में सहायता करता है। तो इस प्रकार मृदूतक के दो अन्य रूप हरित ऊतक या क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा है, जो कि प्रकाश संश्लेषण और जलीय पौधों में तैरने में सहायता करते हैं।
नेक्स्ट टिश्यू स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक या इसको कोलेनकाइमा भी कहते हैं। इस प्रकार का ऊतक प्राय जो जड़ तने या पौधे की जो सबसे ऊपरी सतह है, जिसे एपिडर्मिस हम आगे पढ़ेंगे, उसके नीचे की ओर, एपिडर्मिस के नीचे की ओर ये ऊतक पाया जाता है। इनकी कोशिकाएं, इनमें क्या विशेषता होती है? इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, मृदुतक के समान ही इनमें भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो आकार में लेकिन लंबी होती हैं। यहाँ पर आप इनके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में आप इसे देख रहे हैं। इनमें क्या विशेषता होती है जो मृदुतक से इसे इसको जो अलग गुण प्रदान करती है, वो है इनमें कोनों पर, कोशिकाओं के कोनों पर जो मोटी भित्ति का होना। इनकी जो यहाँ पर भित्ति और लिख सकते हैं, जो सेल्स हैं वो उनके कोने मोटे हो जाते हैं। यहाँ पर आप इसको रेड कलर से देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। कोशिकाओं के कोने पर ऐसा इनका मोटा होना पैक्टिन के कारण होता है। कोशिकाओं के कोनों पर पैक्टिन के जमा होने के कारण कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। और क्या है, इन कोशिकाओं में इसी वजह से बहुत कम, कोशिकाओं के मध्य में बहुत कम स्थान होता है या अनुपस्थित होता है। इनका कार्य पौधों के विभिन्न भागों को लचीलापन प्रदान करना। यदि आप किसी हरी टहनी को मोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो फिर से वापस, वो टहनी टूटती नहीं है, वापस अपनी स्थिति में आ जाती है छोड़ने पर। तो जो हरी टहनी में लचीलापन होता है वो इस स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा के कारण ही होता है, और ये पौधे को स्ट्रेंथ, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जो थर्ड परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं वो है दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा। नाम से पता चल रहा है दृढ़ ऊतक, यानी इसकी कोशिकाएं दृढ़ होती हैं। इस ऊतक ये जो कोशिकाएं हैं, इससे बना हुआ जो ऊतक है वो पौधों को कठोर बनाता है, उन्हें मजबूत बनाता है। आपने नारियल के जो रेशे युक्त छिलके को देखा होगा, वो दृढ़ोतक का ही बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का ही बना हुआ होता है। नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं ब्राउन कलर के, वो दृढ़ोतक के बने हुए होते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं प्राय मृत होती हैं, डेड सेल्स होती हैं, लंबी होती हैं आकार में और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के जमा होने के कारण आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति यहाँ पर बहुत मोटी है। ऐसा यहाँ पर आप देखिए, ये इसका जो वर्टिकल सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, अनुदैर्ध्य काटमर, ये यहाँ पर कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है। इसके मोटे होने का कारण है लिग्निन का जमाव। इस लिग्निन के जमाव के कारण ही कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और यही पदार्थ इसको दृढ़ता प्रदान करता है। इसी के कारण इनकी गुहा भी बहुत सक्रिय हो जाती है और कोशिकाओं के मध्य में रिक्त स्थान अनुपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य है पौधे के विभिन्न भागों को दृढ़ता और मजबूती प्रदान करना। यह वाला ऊतक जो स्क्लेरेनकाइमा हम पढ़ रहे हैं, दृढ़ ऊतक, ये तने में वेस्कुलर बंडल के समीप, जो संवहन बंडल होता है उसके समीप, या पत्तों की शिराओं में और बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है और पौधे के भागों को मजबूती प्रदान करता है। इसी तरह इस ऊतक के अतिरिक्त इन्हीं विशेष प्रकार की संरचनाओं का जो है हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं पौधे में, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस कहलाती है। चाहे पौधे के संपूर्ण भाग में जो सबसे बाहरी परत होती है उसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस प्राय कोशिकाओं के एक परत की बनी हुई होती है और जो शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है, जो जल की हानि से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर एपिडर्मिस मोटी होती है तो शुष्क स्थान में क्योंकि जल का अभाव होता है तो वाटर लॉस को, जल की हानि को रोकने में वो सहायता करती है। इसी तरह
पौधे की पूरी सतह पर एपिडर्मिस से ढकी रहती है और पौधे के सभी भागों की ये रक्षा करती है। एपिडर्मल कोशिका, जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, वो पौधे की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है और जो वाटर लॉस में या जल की हानि में सहायता करती है। इसी तरह वो यांत्रिक आघात से भी बचाती है और जो परजीवी होते हैं, कवक वगैरह को भी उसमें अंदर प्रवेश करने में रक्षा करती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस का जो मुख्य कार्य है वो पौधे के सभी भागों को सुरक्षा प्रदान करना है। एक और इम्पोर्टेंट संरचना हमें देखने को मिलती है जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र या स्टोमेटा प्राय पत्ती की ऊपरी और निचली परतों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जो पत्ती की जो एपिडर्मिस होती है उनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। आप यहाँ पर इनका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर ये चित्र है और इधर भी देखेंगे। प्रत्येक रंध्र आप यहाँ देखेंगे किडनी शेप्ड, वृक्क के आकार की। इस वृक्क का आकार मतलब बीन के जो बीन की शेप का वृक्क आकार या किडनी के आकार की कोशिकाओं का बनी हुई दो कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। रंध्र जो है वो बीन शेप्ड दो कोशिकाओं से घिरा हुआ होता है। इन कोशिकाओं को रक्षी कोशिकाएं, ये जो दो ब्लू कलर की सेल्स दिख रही हैं, इन्हें रक्षी कोशिकाएं, यहाँ पर भी रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। रंध्र वायुमंडल से, क्योंकि ये छिद्र के रूप में उपस्थित हैं और पत्ती की बाह्य त्वचा पर उपस्थित हैं, तो ये वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। इसी तरीके से ये वाष्पोत्सर्जन में भी सहायता करती हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब जल का जब पौधे से जल वाष्प बनकर उड़ता है उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो इन छिद्रों की सहायता से ही वो निष्कासित होता है, यानी ये वाष्पोत्सर्जन में भी सहायता करती हैं। इसी प्रकार एक और संरचना हमें यहाँ देखने को मिलती है और वो है छाल, बार्क जिसे कहते हैं। आपने जो बड़े वृक्ष हैं उनकी बाहरी सतह पर डेड टिश्यूज की, मृत कोशिकाओं की बनी ब्राउन कलर की छाल देखी होगी। जो छाल है ये जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तन के फलस्वरूप बनती है। द्वितीयक विभज्योतक की एक पट्टी जो कॉर्टेक्स में होती है, कॉर्क नामक कोशिकाओं की परतों को बनाती है और इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के रूप में व्यवस्थित होती है। इनमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान यानी कोशिकाओं के मध्य में कोई स्थान नहीं होता है। छाल की कोशिकाओं की विशेषता ये होती है कि इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। ये पदार्थ इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद्य बनाता है, यानी कि इस पदार्थ के कारण ही छाल के अंदर से हवा और पानी का प्रवेश नहीं हो सकता है। इस प्रकार ये डेड टिश्यूज की बनी हुई छाल भी सुरक्षा में सहायक होती है। इसके बाद सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और जटिल ऊतक वे ऊतक हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, जिसके उदाहरण हम दो यहाँ पर देख रहे हैं। एक है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जाइलम के विषय में। जाइलम के चार मुख्य अवयव होते हैं, जो क्योंकि हम जानते हैं, हमने अभी पढ़ा, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो ये चार प्रकार की कोशिकाएं जाइलम का निर्माण करती हैं। ये जाइलम के अवयव कहलाते हैं, जिनमें से फर्स्ट है वाहिनिका या ट्रैकीड। यहाँ पर हम इस ट्रैकीड का डायग्राम देख रहे हैं। दूसरी वाहिका। वाहिनिका और वाहिका दोनों ही नलिका के आकार की होती है। आप यहाँ देख रहे हैं भी एक नली के समान है, बीच में से खोखली होती है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों ही जल और खनिज लवणों के संवहन में सहायता करती हैं। इनके ट्यूब्स के जो खोखले भाग हैं भीतरी, उनमें से जल और खनिज का संवहन होता है। थर्ड जो इसका अवयव है वो है जाइलम पैरेन्काइमा, यानी जाइलम मृदुतक भी हम इसे कहते हैं।
जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पर है, जो मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन का संग्रह करना होता है। इसके बाद फोर्थ इसका अवयव है जाइलम फाइबर या जाइलम रेशे, जो सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जाइलम की अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं और सपोर्ट में भी सहायता करती हैं। मृदुतक जीवित कोशिकाओं के रूप में हो सकता है। अब जो जाइलम की इन कोशिकाओं को देखते हैं, ये 4 मुख्य प्रकार की होती हैं। इसके बाद सेकेंड जो स्थायी ऊतक है वो है फ्लोएम। फ्लोएम के भी 4 अवयव होते हैं। यह भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पहला चालिनी नलिकाएं, जिन्हें सीव ट्यूब्स भी कहते हैं, नाम से पता चल रहा है ये नलिकाकार होती हैं। दूसरा साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये दोनों नाम जाइलम के समान ही हैं। जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा था और फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसी तरह इसे हम फ्लोएम मृदुतक भी कह सकते हैं। सिमिलरली जाइलम फाइबर हमने पीछे पढ़ा, यहाँ पर फ्लोएम फाइबर, ये दोनों नाम और इनके कार्य मिलते जुलते होते हैं। चालिनी नलिकाएं और साथी कोशिकाएं, ये विशेष रूप से पौधों में भोजन के संवहन के लिए कार्य करती हैं। यहाँ पर हम इनके चित्र को देख रहे हैं। ये नलिकाकार संरचना चालिनी नलिका है, चालिनी नलिकाओं वाली कोशिका है, और इनके साथ जुड़ी हुई ये कोशिकाएं साथी कोशिकाएं हैं। जैसा इनके नाम से पता चल रहा है, कंपेनियन सेल्स भी इन्हें कहते हैं। ये भोजन के संवहन में चालिनी नलिकाओं की सहायता करती हैं। इसी तरह यहाँ पर मृदुतक की बने हुए ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, जो चालिनी नलिकाओं में एक कोशिका से दूसरी कोशिका के मध्य में छेदित प्लेट होती है, जिनसे होकर भोजन दूसरी कोशिका में पहुंचता है, जिसे चालिनी प्लेट कहते हैं। फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। इस प्रकार आज हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा। लेट्स रिकैप, अब हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। पादप ऊतक का संपूर्ण वर्गीकरण इस चार्ट में हमें देखने को मिलता है। पादप ऊतक को मुख्य रूप से विभाजन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है, वृद्धि ऊतक और स्थायी ऊतक। वृद्धि ऊतक को विभजोतक भी कहते हैं। इन ऊतक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। स्थायी ऊतक स्थायी रूप, विभजोतक की कुछ कोशिकाएं जो स्थायी रूप ग्रहण कर लेती हैं विशेष कार्य के लिए, स्थायी ऊतक कहलाती हैं। वृद्धि ऊतक पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर जो शीर्ष पर उपस्थित है, जो शीर्ष विभजोतक कहलाता है। जो बराबर पार्श्व में उपस्थित है, पार्श्व विभजोतक कहलाता है। और अंतर्विष्ट, यहाँ पर अंतर्विष्ट लिखना होगा। अंतर्विष्ट जो विभजोतक है वो या इंटरकैलरी विभजोतक है, वो भी जो पर्व है उन पर उपस्थित होता है, नोड्स पर उपस्थित होता है। वृद्धि ऊतक पौधे के विभिन्न भागों की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसके बाद बात आती है स्थायी ऊतक की। स्थायी ऊतक को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। वे स्थायी ऊतक जो एक ही जैसी कोशिकाओं के बने हुए होते हैं सरल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। और इसके 3 प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, यानी मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। और इसी तरह जटिल स्थायी ऊतक के 2 प्रकार हैं। जटिल स्थायी ऊतक 1 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, जिनके उदाहरण हैं जाइलम और फ्लोएम। ये सब आज हमने पादप ऊतक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।